महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित हैं, अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाए। बिहार विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, मैं नए वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के समावेश अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूं। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधायी कार्य संपन्न होने हैं। मैं बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों को बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपको बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्शों के लिए बिहार की प्रगति के बल मिलेगा। वर्तमान में भारत सहित पूरा विश्व कोरोना महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना की महामारी के कारण हमारे देश की मार्च 2020 में प्रभावित है। विश्व के अनेक देश तो और ज़्यादा समय पर प्रभावित हैं। पिछले साल के अंत तक देश में कोरोना का संक्रमण काफ़ी कम हो गया है। बिहार में भी नए संक्रमण की संख्या लगभग नगण्य हो गई थी, परंतु इस वर्ष की शुरुआत से ही देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के मामले में अचानक तेज़ी से बढ़ रही है। इस संकट को घड़ी में राज्य सरकार के लोगों के साथ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा कई पाबंदियां लगाई गई और कोरोना आज की रफ्तार को बढ़ाया गया है। अब तक प्रति 10 लाख आबादी पर 5,96,000 से अधिक जांच हुई है और प्रतिदिन औसतन 1.5 से 2 लाख जांच की जा रही है। कोरोना पीड़ित लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है और उन्हें आवश्यक दवाओं की मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा रही है। मरीजों की कॉल करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी के साथ आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिए जा रहे हैं। कोरोना के इलाज के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, केयर सेंटर संचालित हैं, जहां मरीज के लिए पर्याप्त सामान, बेड एवं ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध है। तो इस बार कम ही मरीज हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं और कोरोना के संक्रमण के काफ़ी कमी आई है तथा इसके मात्र 431 एक्टिव मामले रह गए हैं। कोरोना से बचाव के लिए राज्य में टीकाकरण का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है एवं लक्ष्य एवं प्राप्ति हेतु निरंतर अनुसरण जारी है। अब तक 18 वर्ष से ऊपर के 6 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीकाकरण की पहली डोज तथा 5 करोड़ 4 लाख लाभार्थियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 3 जनवरी 2022 से 15 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों को टीकाकरण का शुरू किया गया है और अब तक 48,68,000 से अधिक बच्चों को टीकाकरण की पहली डोज तथा 14,58,000 से अधिक बच्चों को दूसरी डोज दी गई है। साथ ही 10 जनवरी 2022 के फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर, 60 वर्ष से अधिक आयु में वैसे व्यक्ति जिन्हें दोनों डोज लिए गए हैं, 9 माह पूर्ण हो चुके हैं,
उन्हें कोविड की एक अतिरिक्त डोज दिया जा चुका है। सभी को मिलाकर 11 करोड़ 88 लाख से अधिक कोरोना का टीका दिया जा चुका है। लेकिन कोरोना से बचाव तभी संभव है जब सभी लोग इसके प्रति सजग एवं सचेत रहेंगे और कोरोना से संबंधित सभी प्रकार के नियमों एवं दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिवार को 4 लाख रुपए की दर से अनुग्रह अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2022 से यह अनुदान मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जा रहा था, किंतु जुलाई 2021 से यह आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिया जा रहा है। 50,000 रुपये से दर की अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है, जिसे केंद्र सरकार से आपदा राहत मद में अनुमन्य किया है। राज्य में कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं निधि व्यवस्था साधन के लिए सभी नियमों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। इसके लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पुलिस के लिए वाहन अन्य आवश्यक संसाधन आधार पर भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। थाने में अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था के अलग अलग व्यवस्था की गई है। आपराधिक कांड के शीघ्र सुनवाई एवं स्पीडी ट्रायल द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है। भूमि विवाद निपटारे हेतु थाना स्तर पर प्रत्येक सप्ताह शनिवार को थाना अध्यक्ष एवं अंचलिक अधिकारी के अनुमंडल स्तर पर 15 दिनों में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर प्रत्येक माह में जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित बैठक आयोजित करने का निर्देश है। वर्ष 2021 में कुल 28,875 बैठकें हुई, जिनका सरकार द्वारा लगातार अनुसरण किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की जा रही है। निगरानी और अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021 निगरानी द्वारा वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार की आय से अधिक संपत्ति अथवा पदों के दुरुपयोग के संलिप्त भ्रष्ट लोग सेवकों के विरुद्ध कुल 57 कांड दर्ज किए गए, जिसे बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत अवैध अर्जित संपत्ति अधिग्रहित हेतु विशेष न्यायालय ने 13 वाद दायर किए गए हैं। राज्य सरकार में प्रशासनिक सुधार के कार्यक्रम में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून के लागू कर नागरिकों के विभिन्न लोक सेवाएं तथा एक नियत समय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही है। 15 अगस्त 2011 से लागू अधिनियम के तहत अब तक 28 करोड़ 61 लाख से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को शिकायतों का नियमित समय में सीमा में निवारण किया जा रहा है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन को सफलता मिल रही है और नागरिकों को विश्वास बढ़ा है। यह अधिनियम 5 जून 2016 से लागू है तथा इसके तहत अब तक लगभग 6,30,000 से अधिक आवेदन का समय सीमा के भीतर निष्पादन कर लोगों की शिकायतों का निवारण किया गया है। सरकार के द्वारा पिछले कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम लागू किया गए। इसमें से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
का स्वयं सहायता भत्ता एवं कुशल युवा कार्यक्रम चलाए गए, जिसका लाभ बिहार के युवक युवतियों को मिल रहे हैं तथा ये आगे भी जारी रहेगा। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। हर घर तक नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। शौचालय निवारण का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। टोलों ग्रामीण की सड़कों को जोड़ने का काम भी ज़्यादातर पूरा हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में जो भी काम बचे हैं उन्हें तेज़ी से कराया जा रहा है। संबंधित विभाग कई अनुसरण कर रहे हैं। विकसित बिहार की परिकल्पना को सरकार द्वारा 7 निश्चय 2 के तहत कुछ नए संकल्प लिए गए हैं, जिनमें कई योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है तथा अन्य कार्य योजना तैयार की जा रही है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में गुणवत्ता बढ़ाने के क्रम में कुल 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में परिणित करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एकरारनामा किया गया है और प्रथम फेज में 60 संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिणित किया जाएगा। राज्य में अधिकरण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कानून बनाए गए हैं। अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को निर्माण करने के लिए विभिन्न पदों पर स्वीकृति दी गई है। खेल विश्वविद्यालय में पदों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। सरकार के दूसरे निश्चय सशक्त महिला सक्षम महिला के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित उद्यमी योजना आरंभ की गई है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को 50% अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इंटर पास करने पर अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर सभी महिलाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना स्वीकृत की गई है। सरकार के तीसरे निश्चय हर खेत के सिंचाई का पानी तथा अंतर्गत हर खेत के सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा तकनीकी सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। योजना के अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभाग इस पर कार्य कर रहे हैं। सरकार के चौथे निश्चय के स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए राज्य के लगभग सभी वार्डों में सर्वेक्षण का कार्य पूरी तरह से किया गया है तथा सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठान हेतु निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार के 5वें निश्चय स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 34 नगर निकायों में 52 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तथा 66 नगर निकायों में 105 स्थानों पर कचरे से कंपोस्ट बनाने हेतु केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 141 नगर निकायों में डोर टू डोर कचरा उठाया जाने का कार्य किया जा रहा है। जिला मुख्यालय एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों के आसपास पौधागृह निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है। बरसात के पानी को निकालने के लिए शहरों में स्ट्रीम ड्रेनेज निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना पर प्रतिवेदन तैयार कराया जा रहा है। सरकार के 6वें निश्चय सुलभ संपर्कता के तहत जाम की समस्या से मुक्त सुचारू रूप से यातायात के लिए पथ
निर्माण विभाग द्वारा 120 स्थानों पर बाईपास पथों एवं एलिवेटेड पथों के निर्माण के लिए योजना बनाई गई है, जिसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर गाँवों को महत्वपूर्ण स्थानों से संपर्कता प्रदान करने के लिए 3,442 पथों को चिन्हित किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरकार के 7वें निश्चय सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए तहत गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के हेतु बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 242 स्वास्थ्य स्थानों के चिन्हित कर टेलीमेडिसिन की सेवा से जोड़ा गया है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से लगभग 6 लाख लोगों को परामर्श दिया जा चुका है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत अब तक 220 बच्चों को प्रशांति फाउंडेशन एवं सहयोग से अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल में इलाज कराया गया है। पशुओं की चिकित्सा हेतु प्रत्येक 8 ग्राम पंचायतों के पशु अस्पताल की व्यवस्था करने हेतु चिकित्सा सुविधा टीकाकरण, कृत्रिम गर्भधान, कम्युनिकेशन जैसी सेवाओं के डोर स्टेप डिलीवरी कराने हेतु योजना बनाई जा रही है। 7 निश्चित वयों को निर्वाहन हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है। पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 महामारी एवं लॉकडाउन के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा है। इस दौरान राज्य सरकार के व्यय में कोरोना पूर्व काल में लगभग 13% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जो राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और कोरोना के महामारी की अवधि में राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित राजकोषीय घाटे एवं ऋण दायित्वों का सीमा का बखूबी पालन किया है। विकट स्थिति के बावजूद राज्य सरकार ने समस्त सरकारी कर्मियों एवं पेंशनधारियों को वेतन एवं ससमय पूर्ण भुगतान किया गया है। आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन के विकास के किरणों बिहार के कोने कोने तक पहुंच रही हैं। बिहार में सड़कों तथा पुल पुलियों का जाल बिछाकर अब राज्य के सुदूर क्षेत्र से 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य पर कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य चल रहा है। आधारभूत संरचना के निर्माण के बाद राज्य में पथ निर्माण एवं कार्य विभाग की सड़कों को पुलियों तथा सरकारी भवनों के अनुरक्षण के नीति बनाई जा रही है। भवन निर्माण विभाग द्वारा राज्य के कई महत्वपूर्ण भवनों को निर्माण कार्यों को किया जा रहा है, जिसमें पटना में गुरु गोविंद सिंह महाराज के 350वें प्रकोत्सव के उपलक्ष्य में प्रकाश पुंज भवन तथा नई दिल्ली के द्वारका में बिहार सदन का निर्माण कार्य वर्ष 2020 के कई में पूर्ण कर लिया गया है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी सह क्रिकेट स्टेडियम बोर्ड या महाबोधि संस्कृत केंद्र, वैशाली में वृद्ध समयक दर्शन संग्रहालय, पटना में विधानसभा एवं विधान परिषद के नामनी सदस्यों के आवास एवं APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, बापू टावर एवं गर्दनी बाग एवं शास्त्री नगर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है।
शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास का कार्य कराया जा रहा है। पटना में मेट्रो रेल का निर्माण कराया शुरू हो चुका है। राज्य में नए नगर निकाय बनाए गए हैं तथा कई नगर निकायों को पुनर्गठन एवं उत्क्रमित किया गया है, जिसके फलस्वरूप नगर निकायों की संख्या 142 से बढ़ के 262 हो गई है। इससे शहरी क्षेत्र का विस्तार हुआ है और आने वाले समय में नए क्षेत्रों में भी बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही नगर निगम के मेयर एवं डिप्टी मेयर तथा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद तथा उप मुख्य पार्षद का आम जनता द्वारा सीधा निर्वाचन का अध्यादेश जारी किया गया है। पानी दो, पानी पानी पानी। वर्ष 2016 में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई सृजन एवं बाढ़ के नियंत्रण प्रभावी कदमों को अलग अलग किया गया है, जिसके अब तक सकारात्मक परिणाम आने लगा है। बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा है एवं बाढ़ नियंत्रण में भी काफ़ी मदद मिल रही है। मधुबनी जिला के जयनगर में कमला नदी पर बराज निर्माण हेतु 405 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है, जिस पर कार्य शुरू हो चुका है। इस बराज के निर्माण से सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी होगी। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का अवशेष कार्य तथा पूर्व से निर्मित नहरों का संरचनाओं का पुनर्स्थापना कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत नए जल स्रोतों का निर्माण कराया जा रहा है तथा गंगा जल आपूर्ति परियोजना के तहत बोधगया, राजगीर, नवादा जैसे जिले के संकट वाले क्षेत्रों में गंगा नदी के पानी को पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी के साल भर में जल की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार द्वारा 266 करोड़ रुपया 50 लाख रुपए की योजना पर कार्य जारी है, जिसमें रबर डैम का प्रावधान किया गया है, जो राज्य में अपनी तरह की पहली योजना है। सुपौल जिला अंतर्गत वीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेशन के तहत 108 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत से भौतिकी प्रतिमान केंद्र फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। यह केंद्र जल विज्ञान क्षेत्र में देश के दूसरा आधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा। इस केंद्र द्वारा एवं नदियों पर बनी संरचनाओं के हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के राज्य के साथ नदी की प्रवृत्ति एवं गाद बहाव, शीत लोड तथा नदी के संबंधित अन्य जटिल समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जा सकेगा। सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार किया गया है। बिजली के उत्पादन, संचालन एवं निर्धारण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। बिजली में हुए सुधारों का नतीजा है कि वर्ष 2005 में बिजली की आपूर्ति जहां 700 मेगावाट को अभी बढ़कर 6,600 मेगावाट की अधिक हो गई है। बिहार के देव द्वारा पहला राज्य है जहां सम्राट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक 4,35,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर बिहार को देश में पहले स्थान पर बना हुआ। सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता हेतु डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण कर किसानों को
विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब तक 273 विद्युत उपकेंद्रों तथा 1315 पृथक फीडरों का निर्माण किया जा चुका है। साथ ही 2,50,000 से अधिक कृषि पंप सेटों का विद्युत कनेक्शन का उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए दूसरे फेज में 1,329 करोड़ रुपए की नई योजना की स्वीकृति दी गई है, जो सरकार के हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय में सहायक होगा। कृषि संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा कृषि रोड मैप बनाकर महत्वाकांक्षी परियोजना कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में तीसरे कृषि रोड मैप द्वारा तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता हेतु गुणात्मक वृद्धि एवं किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि 31 मार्च 2022 तक समाप्त हो रही है। इसके तहत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्ति एवं नए कृषि रोड मैप को सूत्रण प्रक्रिया को व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य तीसरे मैप को अवधि को एक साल के लिए विस्तारित किया गया है। गंगा नदी में दोनों तरफ से 13 जिलों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा है एवं उसके तहत सब्जियों के जैविक खेती पर जोर है। सभी जिलों में मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत फसल चक्र तथा फसल अवशेष प्रबंधन पर किसानों के प्रशिक्षण किया जा रहा है। जैविक कॉरिडोर में 187 किसान उत्पादक संगठन को 17,507 एकड़ क्षेत्र में जैविक प्रमाणीकरण का C1 सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है। जैविक को प्रमाणीकरण के लिए बिहार राज्य बीज जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी का गठन किया गया है। इस एजेंसी के द्वारा किसानों को जैविक प्रमाणीकरण का कार्य का निःशुल्क किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रयास है कि किसानों को उनकी फसल की वाजिब मूल्य मिले। इसके लिए सरकार द्वारा पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति की जा रही है। पिछले कुछ वर्ष से खरीफ में 35,59,000 मैट्रिक टन धान की रिकॉर्ड अधिप्राप्त हुई है। उसी के बाद रबी में 4,56,000 मैट्रिक टन गेहूँ की रिकॉर्ड अधिप्राप्त हुई है, जो पहले के नाम मात्र की होती थी। इस वर्ष खरीफ योजना में 45 लाख मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 15/2/2022 तक की और इस वर्ष खरीफ में कुल 44,91,000 मैट्रिक टन धान की अधिक प्राप्त की गई है। राज्य में उद्योग के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। राज्य में निवेश की प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 को संशोधित करते हुए इस वर्ष 2025 तक प्रस्तावित किया गया है। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रमाणीकृत 150 स्टार्टअप को 9 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मक्का एवं धान की किसानों की आय बढ़ाने हेतु विशेष इथेनॉल नीति को
लाई गई है, जिसके तहत 151 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 17 प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने अनुमति दी है, जिसमें 35 करोड़ 80 लाख लीटर प्रति वर्ष इथेनॉल खरीद का एकरारनामा हुआ है। राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अति पिछड़े वर्ग के सभी वर्ग के महिलाओं को, अन्य युवाओं को स्वरोजगार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लागू की गई है। इस वित्तीय वर्ष में चार योजनाओं में कुल 15,986 लाभुक चयनित किए गए हैं, जिनका प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण उपरांत लाभुकों को वित्तीय प्रोत्साहन एवं ऋण नियुक्त की जाएगी। राज्य सरकार ने मानव संसाधन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए शिक्षा पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों के आधारभूत संरचनाओं के मजबूत किया गया है। इसी का परिणाम है कि अब कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या लगभग लड़कों के बराबर पहुंच गई है। सरकार द्वारा बालिका के शिक्षा शुरू होकर जोर दिया गया है। बालिका शिक्षा का प्रजनन दर से बिल्कुल सीधा संबंध है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के आलोक में 6,421 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को चिन्हित कर 6,421 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। इनमें 3,473 पंचायतों के उत्क्रमित एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कार्मिक रूप में चालू कर दिया गया है। शेष 2,948 पंचायतों में पर्याप्त भूमि नहीं रहने के कारण चिन्हित माध्यमिक विद्यालयों के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्थापित कर अतिरिक्त कक्षा वर्ग कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें सत्र 2020-21 में 9वीं की पढ़ाई से शुरू की गई है और अब 10वीं की पढ़ाई की जा रही है। इन 6,421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 123 विद्यालयों में 12वीं तक की पढ़ाई के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है। शेष सभी 6,298 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रथम चरण में 2,768 नए विद्यालय भवनों का निर्माण की स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है तथा इसके लिए अवसर 1,844 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। शेष 3,530 विद्यालयों के आधारभूत संरचना निर्माण में 5,685 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। स्कूली शिक्षा के विकास एवं संरचना के आधार के लिए विद्यालय के स्तर पर कुशल प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा विभाग में अधीन प्रारंभिक विद्यालयों को प्रधान शिक्षक का संवर्ग का एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक संवर्ग का संगठन किया गया है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के 40,558 पद पर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 6,421 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षण के माध्यम से
की जाएगी, जिसके लिए अभियाचन भेज दिया गया है। राज्य के बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में मानवीय सुधार और जिसके परिणाम स्वरूप 2005-06 में जहाँ शिशु मृत्यु दर पर 1061 थी, अब वो घटकर 29 हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इसी दौरान मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 312 से घटकर 149 हो गई है। अस्पतालों में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास एवं कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्थात कुल 1379 स्वास्थ्य स्थानों के निर्माण हेतु 1754 करोड़ 99 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं नियोजन क्रियान्वयन की जा रही है। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक रिफॉर्मरी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इंदिरा गांधी आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान संस्थान पटना में 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। साथ ही यह अतिरिक्त 1200 बेड के अस्पताल के भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर सहयोग से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है। राज्य के आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथ कॉलेज एवं अस्पताल के बेहतर बनाने के लिए लगभग 835 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत कॉलेज एवं अस्पताल के भवनों के छात्रावास एवं आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा समाज सुधार के कार्यक्रम में लगातार चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले शराबबंदी लागू कर सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई। यह समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बाल विवाह एवं दहेज प्रथा तथा विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को पूरा समर्थन मिला है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है, जो महिलाओं को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी आयामों पर काम किया जा रहा है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लगभग लाभ मिल रहा है। जीविका के अंतर्गत 10 लाख के लक्ष्य से आगे बढ़कर 10,31,000 स्वयं सहायता समूह के गठन हो चुका है, जिनसे 1,27 लाख रुपए से अधिक की महिला जुड़ चुके हैं। इससे महिलाओं में जागृति आ रही है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में इंडोर मरीज को स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए जीविका का दीदी रसोई का संचालन हेतु 45 संस्थानों में किया जा रहा है। इससे अतिरिक्त 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय एवं अन्य संस्थानों में भी दीदी की रसोई का संचालित की जा रही है। अनुसूचित जात, जनजात तथा अति पिछड़े समाज को शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन हेतु
योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग का प्रारंभिक परीक्षण पास कराने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु क्रमशः 50,000 रुपये से एवं 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब तक बिहार लोक सेवा आयोग के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 3,117 अति पिछड़े वर्ग के लिए 4,299 अभ्यर्थियों के इन सभी योजनाओं का लाभ लिया है। इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 85 तथा अति पिछड़े वर्ग के 115 अभ्यर्थियों को इससे ये योजना का लाभ लिया गया है। मुख्यमंत्री के ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत कमज़ोर तबके के युवाओं को रोजगार के लिए हर पंचायत पर 7 वाहन खरीदने हेतु 1,00,000 रुपये प्रति वाहन अनुदान का प्रावधान है, जिसमें 4 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा 3 अति पिछड़े वर्ग के युवाओं को लिए ये ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के अस्पताल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुंचाने के लिए योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में 2 लाभुक यानी 1 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा 1 अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को एम्बुलेंस की खरीदने की 2,00,000 रुपये के अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 562 लाभुकों को एम्बुलेंस खरीदने के लिए अनुदान दिया जा चुका है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्राओं को नौकरियों में हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना संचालित है। इससे वर्ष 2021-22 में 700 छात्र छात्राओं ने कोचिंग का लाभ लिया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक युवतियों को स्वरोजगार हेतु ऋण दिया जा चुका है। अब तक इस योजना के 96,000 युवक युवतियों को 277 करोड़ रुपये के अधिक का ऋण मुहैया कराया गया है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रत्यक्षता सहायता योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि शुरुआत की गई है, जिससे अब बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत अब 13,870 महिलाओं ने सहायता ली है। पूर्व में मदरसा शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मचारियों एवं स्थिति बहुत खराब थी। मदरसों के अनुदान में बढ़ोतरी की गई है और शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों का वेतन बढ़ाकर अन्य शिक्षकों के अनुरूप कर दिया गया है। वक्फ की भूमि पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, व्यावसायिक भवन, दुकान एवं मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। प्रत्येक जिले के मुख्य में वक्फ की भूमि पर +2 स्तर पर विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है। दरभंगा एवं किशनगंज में 57 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य जारी है तथा पूर्णिया एवं मधुबनी जिलों की योजना का स्वीकृति दी गई है। पटना में एक अंजुमन इस्लामिया के भवन का नए रूप से निर्माण कराया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। पटना के मीठापुर इंस्टीट्यूशनल एरिया में मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के भवन निर्माण कार्य पूरा हो गया है और यह विश्वविद्यालय नए भवन में कार्य कर रहा है। वर्ष 2021 के जून में ही औसत वर्षपात
की तुलना में दोगुनी से अधिक बर्फपात दर्ज की गई। बिहार एवं नेपाल के कई तराई क्षेत्रों से हुई भारी वर्षा के कारण उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का सामना करना पड़ा। फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में दक्षिण बिहार झारखंड क्षेत्र में अधिक बर्फपात होने के कारण दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। बर्फ 2021 में आई बाढ़ से कुल 32 जिलों में 298 प्रखंडों में 16,45,000 परिवारों को लाभ प्रभावित हुए। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए राहत केंद्र एवं सामुदायिक रसोई केंद्र खोले गए हैं, जहां लाखों लोग भोजन कराया गया। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की गई। बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपये की दर से सहायता राशि उनके खाते में पहुँचाई गई। 987 करोड़ 48 लाख रुपये की अंतरित की गई। बाढ़ से फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान तथा पहली बार बाढ़ के कारण पड़ती रह गई जमीन से प्रभावित किसानों को सहायता के अंतर्गत 998 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई। प्राप्त आवेदन की उच्च जांच कराकर राशि का भुगतान किया जा रहा है। बिहार के इको टूरिज्म की विकास के कार्यों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में रोकने के निर्माण लिया गया। इसके लिए विभाग में इको टूरिज्म विंग की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत पहाड़ी वन एवं वन्य प्राणियों के क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण एवं रखरखाव किया जाएगा। इसके तहत उपयुक्त इको टूरिज्म पॉलिसी को निर्धारण किया जा रहा है। वर्ष 2021 में राजगीर में नेचर सफारी की स्थापना की गई है, जिसमें ग्लास स्काई वॉक का निर्माण कार्य कराया गया है। इस प्रकार ग्लास स्काई वॉक देश में पहला है। राजगीर में लगभग 480 एकड़ क्षेत्र में जू सफारी का निर्माण कराया गया है, जहां 5 तरह के जानवर यथा बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू और हिरण हैं। सफारी में क्षेत्र में बसों में बैठ करके घूमते हैं और क्षेत्र में जानवर खुले विचरण करते हुए नजर आते हैं। 16 फरवरी 2022 से जू सफारी कार्यरत हो गई है। राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 तक के हरियाली मिशन की स्थापना कर 24 करोड़ पौधारोपण कार्य लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध वर्ष 2018-19 तक 22 करोड़ पौधे लगाए गए। अब यह पौधारोपण का कार्य जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ 95 लाख पौधारोपण हुआ तथा इस वित्तीय वर्ष में अब तक 3 करोड़ 87 लाख से अधिक पौधारोपण हो चुका है और यह कार्य अभी जारी है। बिहार के विभाजन के उपरांत राज्य में हरित आवरण का मात्र 9% रह गया था, अब वह लगभग 15% हो गया है। मेरे द्वारा आपके समझ रखी गई ये सरकार की उपलब्धियों कार्यक्रम से स्पष्ट है कि सरकार का न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को केंद्र बिंदु में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय वर्ष के विधायी कार्यों के साथ साथ
विकास के मुद्दे पर सार्थक चर्चा होगी जो राज्य के विकास में सहायक होगी। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेदारी के साथ सत्र संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को, माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।